आ रही है मेरा? अली हैदर आवाज आ रही है? हाँ जी सर। जी सर। क्यों क्या है? अस्सलामुअलैकुम सर जी। वालेकुम सलाम। इधर देखिए एक बारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा आवाज आ रही है मेरी सबको? आज बेटा हमने शुरू किया हुआ था सेक्शन 514 CRPC, यानी कि इसे उर्दू में कहते हैं कि जो है मुचलक के जब्त होना, ठीक है, या फॉर फीच ऑफ बॉन्ड 514, ठीक है बेटा। तो 514 में हमने बेटा 3-4 बातें देख ली थी, समझ आ गई बात की। तो पहली बात हमने ये कही था कि आपकी जो व्हेन इट हैज बीन प्रूव्ड दैट या व्हेन कोर्ट इज सेटिस्फाइड, ठीक है, कि जो कोर्ट अब समझ लेती है कि बंदा जिसने अपेयर होना था वो अपेयर नहीं हुआ, ठीक है, और उसको बकायदा शोकाज सर्व किया गया, ठीक है। याद रखिएगा आप, इस पे नंबर ऑफ द जजमेंट्स आर हैंडेड डाउन बाय द एपेक्स कोर्ट ऑफ द लैंड, कि जब तक आप किसी छोटी है जो है आपका वो जिसने वो मुसलके जमा करवाए होते हैं, जब तक आप उसको शोकाज नहीं दोगे उस टाइम तक आप उसके खिलाफ प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं कर सकते। समझ आ गई मतलब ये बात याद रख लेना। ये सब सेक्शन 1 हमने पढ़ा था, मैं आपको दोहरा देता हूँ, ठीक है। जब तक शोकाज सर्व नहीं होगा तो उसके खिलाफ आपको फाइनल प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं कर सकते। अच्छा, उसके बाद बेटा सब सेक्शन 2 था, उसमें हमने ये देखा था कि कोर्ट क्या करेगी जब भी वो कोई ऐसा करेगी ना, ठीक है, जब भी ही इज गोइंग टू टेक एनी प्रोसीडिंग्स ही एंड या व्हेन ए कोर्ट वांट्स टू इनिशिएट एनी प्रोसीडिंग्स, ठीक है, करना चाहती है, तो याद रखिएगा जब वो उसका फैसला करेगी तो मैंने ये कहा था उसकी वो क्या करेगा
उसकी सफिशिएंट रीजंस उसने बकायदा वो लिखेगा कि मैंने ये प्रोसीडिंग्स क्यों इनिशिएट की, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 हमने ये कहा था कि जब अगर आपकी इसी में हमने ये कहा था कि अगर वो समझती है कि उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको अटैच करना पड़ता है या सेल करना पड़ता है, तो वो प्रॉपर्टी जो उस कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में है, जो उस कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में है, ठीक है, तो कोर्ट उसके खिलाफ क्या कर सकती है, प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकती है। समझ आ गई बेटा बात। इसके बाद हमने ये कहा था कि अगर उसकी प्रॉपर्टी किसी और जगह पे है, ठीक है, और वहाँ का जो आपका है रेवेन्यू ऑफिसर उसको कंफर्म कर देता है कि यस द प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू सच पर्सन या अक्यूज, जिसके खिलाफ प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होनी है, तो याद रखिएगा उसके खिलाफ बेटा वो प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकता है और वो प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है। इसके बाद हमने ये कहा था कि जब भी इस काम के लिए जब भी प्रोसीडिंग इनिशिएट करेगा तो उसके बकायदा वो क्या इशू करेगा, वारंट इशू करेगा। समझ आ गई बेटा बात की। अच्छा, अब इसमें हम आगे थे सब सेक्शन 4 पे, ठीक है, कि इफ द पेनल्टी इज नॉट पेड बाय द अटैचमेंट एंड बाय द सेल। समझ आ गई बात की। या इसमें ग्राउंड ये बनता है बेटा कि आपने मुचलके जमा करवाए थे, ठीक है, जो आपने अपने श्योरिटी बॉन्ड प्रोवाइड किए थे ना कोर्ट को, क्या किए थे, जो श्योरिटी बॉन्ड आपने कोर्ट को प्रोवाइड किए थे वो जाली थे, ठीक है। अब कोर्ट के पास और तो रेमेडी है कोई नहीं कि अब सपोज आपने कोई चीज डीड वगैरह दी तो जाली थी, लेकिन अब कोर्ट समझती है कि आपको सजा तो होनी होनी, या तो कोर्ट जितने यानी कि उसने 50,000 का मुसलका कहा था, आपने कोई बाई की या कोई डीड सबमिट करवाई थी, तो वो डीड जो थी वो जाली थी। अब उसको अगर उसने जब्त करना है तो वो आपको फाइन करेगी। अब अगर फाइन वाला सिलसिला कोई नहीं, आप जिसे कहते हैं दिवाली है, आपकी प्रॉपर्टी है ही कोई नहीं, समझ आ गई बेटा बात की, आपकी प्रॉपर्टी है ही कोई नहीं, समझ आ गई। अब कोर्ट इसमें क्या कर सकती है, आपको द कोर्ट कैन डिटेन फॉर द टर्म ऑफ 6 मंथ, यानी कि कोर्ट अगर या किसी और हालात में अगर वो फाइन करता है, कोर्ट करती है तो वो पेमेंट नहीं होती, तो याद रखिएगा कोर्ट बंदे को 6 माह के लिए क्या कर सकती है, डिटेन भी कर सकती है। समझ आ गई बात की। ये है सब सेक्शन 4, ये हमने पढ़ा था, ठीक है बेटा। अच्छा इसके अच्छा इस बेटा अगर किसी बात की समझ ना आए ना, आपने हैंड रेज करना, मैं आपको जवाब दूंगा, क्योंकि अब मैंने सबको मूड कर दिया है, क्योंकि आप सुन रहे हो कि आप सीनियर क्लास हो और ये आपके एथिक्स है कि आप गाने चला के बैठे हुए, वो भी मेरी क्लास है, ठीक है, और आपको शर्म आनी चाहिए, ठीक है बेटा। अगर हम आपके लिए इतना पेन ले रहे हैं, ये यहाँ पे बैठे हैं आपके लिए तैयारी करके, या जो कुछ ये आपके लिए कर रहे हैं, तो यार ये फायदा तो आपका ही है, पास तो आपने हो जाना, ठीक है बेटा। तो ये चीजें देखा करो, ये क्लास का माहौल इसमें मेंटेन किया करो, बाकी मेरा इसमें फायदा कोई नहीं बेटा, फायदा आपका भी है, ठीक है। अब 4 बातें मैं बता चुका हूँ, ठीक है, यहाँ तक अगर बेटा समझ नहीं आई तो आप मेरे से पूछ सकते हो। अब सब सेक्शन 5 है बेटा, मैंने आपको कहा था कि कोर्ट में रिमिट, कोर्ट क्या कर सकती है, या तो उसके जो क्वेश्चन है उसने अगर 50,000 की है तो उसका प्रोपोर्शन भी सारे को खत्म कर सकती है, समझ आ गई, या उसकी क्या कर सकती है, इंस्टॉलमेंट्स कर सकती है, समझ आ गई बात की। और ये याद रख लेना, दैट डिपेंड्स अपॉन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट, ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट पे डिपेंड करता है कि क्या अगर आप एप्लीकेशन देते कि जी मैं ये फाइन पे करना चाहता हूँ तो मुझे ये इंस्टॉलमेंट्स बना दी जाए, या मुझे जो भी तरीका आपको बेहतर लग रहा है, ठीक है, दैट डिपेंड्स अपॉन द डिस्क्रिप्शन, दैट इज डिस्क्रिप्शनरी पावर अंडर सेक्शन 514 सब सेक्शन 5। कोर्ट क्या कर सकती है आपको बेटा, वो टाइम भी दे सकती है, उसके क्वेश्चन भी बना सकती है और उसकी इंस्टॉलमेंट्स भी कर सकती है, समझ आ गई बेटा बात की। अब इसमें नेक्स्ट है सब सेक्शन बेटा, सब सेक्शन 6, ठीक है। अब सपोज मैंने किसी की जो है वो जमानत दी थी, ठीक है, वो बंदा आ भी रहा था, जो जो उसकी लवाजमात थे वो पूरे कर रहा था, लेकिन ड्यूरिंग दिस टाइम मैंने जब मुचलके जमा करवाया, मुचलके जमा करवाने के बाद वो काम सही चल रहा था, लेकिन मेरी डेथ हो जाती है, ठीक है, क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। जब मेरी डेथ हो जाएगी ना तो मेरे जो श्योरिटी बॉन्ड होंगे ना ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाएंगे, कोर्ट क्या कर देगी, डिस्चार्ज कर देगी, और जो अक्यूज होगा ना, जिसकी जगह पे मैंने जमानत जमा करवाई थी, जिसकी जगह पे मैंने जमानत जमा करवाई थी, अदालत उसको कहेगी कि जनाब आप ऐसा करें, ये जो आप ने पहले बॉन्ड जमा करवाए थे, अब आप कोर्ट से वो बंदा तो रहा नहीं, तो आप कोई नया या आप कितनी अमाउंट जो कोर्ट में डिपॉजिट करवा दें, या अपनी जगह पे क्या कर दें, किसी और को जो है वो जमानत लेके दे दें। समझ आ गई बेटा बात की। ये जो सेक्शन है 514 सब सेक्शन 6, व्हेन श्योरिटी डाइज, ठीक है, ड्यूरिंग द सच टाइम, ठीक है, अगर मैंने कल दिए थे मुचल के मेरी हो जाती है मौत,
दोबारा जो है वो इसकी जमानत हो, और जो मेरी श्योरिटी बॉन्ड होंगे वो कोर्ट को क्या कर देगी, डिस्चार्ज कर देगी, क्योंकि मेरे पे तो आपको लायबिलिटी है नहीं, मेरे पे कोई लायबिलिटी है नहीं जब तक मैं जिंदा था, यानी कि क्योंकि कोर्ट को मुझे इसके लिए कहना था कि जनाब या बंदे को पेश करो या हम आपके खिलाफ प्रोसीडिंग इनिशिएट करेंगे। अब मैं तो रहा नहीं, तो मेरी कोर्ट पूछ नहीं सकती ना मेरे वारसान को, तो कोर्ट क्या इस हालात में जब अगर वो मुलजिम अपनी लवाजमात क्या कर रहा था, तमाम अपनी ड्यूटीज जो थी इनको क्या कर रहा था, फॉलो कर रहा था, समझ आ गई बेटा बात की, क्या कर रहा था, फॉलो कर रहा था। तो उस टाइम जब डेथ हो जाती है छोटी की, तो कोर्ट क्या कर देगी, उन तमाम बॉन्ड्स को डिस्चार्ज कर देगी अंडर सेक्शन 514 सब सेक्शन 6। इसके बाद नेक्स्ट है बेटा सब सेक्शन 7, 514 सब सेक्शन 7, ठीक है। अब इसमें अब कोर्ट ये कहती है व्हेन एनी पर्सन हु हैज फर्निश्ड सिक्योरिटी ये श्योरिटी बॉन्ड अंडर सेक्शन 107, 118 या 107 या 151 में आपने सीआरपीसी यानी कि जिसे कहते हैं ना 751, 751 में क्या किया, उसने मुचलके जमा करवाए हुए थे, समझ आ गई बात की। उसने ये कहा था कि मैं आइंदा के बाद लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा, आइंदा के बाद मैं अमन आई विल मेंटेन द पीस, ठीक है। ये एक कंडीशन होती है, ये बेशक आप किसको सबमिट करवाते हो कोर्ट को, ठीक है। और ये बेटा याद रखना, अगर आपको 499 याद हो, जब हमने बेल की बात हम कर रहे थे 499 में हमने ये बात पढ़ी थी, ठीक है, 499 में हमने ये बात पढ़ी थी कि जनाब अच्छा हमने ये बात पढ़ी थी कि ये जो मुचलकी होते हैं ना, अगर आपका ऑफेंस अवेलेबल और बंदा अभी तक चलान नहीं हुआ, तो ये मुचलकी आपको कौन ले सकता है, एसएचओ भी ले सकता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपका ऑफेंस इज comes under the category of bailable offence under section 499, क्योंकि बेल बॉन्ड की बात भरने की बात हुई थी, ठीक है। तो बेटा याद रखिएगा ये बेल बॉन्ड आप वहां पे भी सबमिट करवा सकते हैं अगर आपको ऑफेंस अवेलेबल, नंबर 1। उसके बाद बेटा आ गई बात 514 सब सेक्शन 7 में, उसने कहा कि व्हेन एनी पर्सन हु हैज फर्निश्ड द श्योरिटी बॉन्ड अंडर सेक्शन 107, 118 और 151, 751 में आपको कोर्ट कहती है कि जनाब आप क्या करें कि आप हमें अपनी इस चीज की तसल्ली के लिए दें कि आप आइंदा ये लड़ाई झगड़ा दोबारा नहीं करेंगे, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, जब आप क्या कर देते हैं, द पर्सन इज कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंस, यानी कि आप उस जो है वो ब्रीच कर देते हैं, उन तमाम कंडीशंस को क्या करते हैं आप, उस कंडीशन को आप वायलेट करते हैं, और आपको इस वायलेशन की बुनियाद पे क्या हो जाती है, सजा हो जाती है, आपको क्या हो जाती है, उस टर्म एंड कंडीशन को वायलेट करने पे कोर्ट क्या कर देती है, कन्विक्शन ग्रांट कर देती है और उस पर फैसला कर देती है, समझ आ गई बात की बेटा। अब उसकी जो जजमेंट होगी ना, उसकी जजमेंट यानी कि आपने क्या किया, जो मुचलके दिया था आपने उसकी वायलेशन की, द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ सच ऑर्डर और जजमेंट मे बी यूज्ड एज एविडेंस अगेंस्ट यू इन द प्रोसीडिंग, किसी भी और प्रोसीडिंग में आपके खिलाफ वो सर्टिफाइड कॉपी होगी इस जजमेंट की, याद रखिएगा वो आपके खिलाफ एज अ पीस ऑफ एविडेंस हो सकती है, तो मुदादी में बात की, वो आपके खिलाफ एज अ पीस ऑफ एविडेंस को क्या कर सकती है, इस्तेमाल कर सकती है, तो मुदादी बेटा। अब 514 की हद तक बेटा आपने तो क्वेश्चन करना है मेरे से, तो ये आप मेरे से कर लो, मैं आपको कर रहा हूँ अनम्यूट सबको, तो आप अपने आप को खुद अनम्यूट करके मेरे से क्या कर सकते हो, सवाल पूछ सकते हो जी। बेटा कोई क्वेश्चन आपने पूछना तो बीच में लिया पूछो। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर ये जो बंदा जिसने ये शॉर्टी जमा कराई हुई है वो कन्विक्ट होगा किसी और ऑफेंस में या फिर उसी केस में वो कन्विक्टर है? सपोज अगर मैं हूँ ना, मेरे से कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, मुझे पकड़ा, मैंने अपनी जगह पे जमानत दी, समझ आ गई, या मैंने खुद दी, अगर कोर्ट को मुझे कहती है कोर्ट कि इतनी अमाउंट आप कोर्ट में जमा करवा दी है, मैं अपनी जगह पे तो बेल बॉन्ड दे देता हूँ, किसी जगह जमानत दे देता हूँ, जब वो टर्म एंड कंडीशन जब मैं बेल बॉन्ड दे के आता हूँ ना, तो फिर उसकी मैं वायलेशन करता हूँ, उसकी क्या करता हूँ मैं, दोबारा लड़ाई झगड़ा करता हूँ उसी पार्टी से, तो वो मेरे खिलाफ फैसला आ जाता है, मेरे खिलाफ क्या आ जाता है, फैसला आ जाता है, तो वो फैसला मेरे खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है, कोर्ट मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर सकती है फैसला। ओके सर। कोई और बेटा बात, किसी और ने कोई क्वेश्चन करना है? ओके सर।
बेटा किसी ने और भी क्वेश्चन पूछना बेटा, चलूँ आगे? सर ये 514B वाली बात भी समझा दें एक दफा कि ऑफ अ बॉन्ड एग्जीक्यूटेड इन लिeu ऑफ हिज बॉन्ड अंडर सेक्शन 514B। हाँ जी, कौन सी, कौन सा सेक्शन बेटा? बेटा सर क्वेश्चन रिपीट करना अपना। बेटा आवाज आ रही है आपको? सर ये बात जो आई है 514B वाली, ये एक दफा बता दें प्लीज। ऑफ अ बॉन्ड एग्जीक्यूटेड इन द लिeu ऑफ 5। सर ये बात आई ये यहाँ पे कि आप बॉन्ड एग्जीक्यूटेड इन द लिeu ऑफ हिज बॉन्ड। जी सर मुझे आपकी आवाज आ रही है। अच्छा जी बेटा, आप क्वेश्चन सब सेक्शन बता दें कौन सा? सर ये 514B वाली जो सेक्शन की बात है, इन द लिeu ऑफ हिज बॉन्ड अंडर सेक्शन 514B। जी जी क्लास हाँ, हाफ फ्राई करना, हाफ फ्राई करना, सारा ना फ्राई करना। उमर नियाज मैं तुम्हें फ्राई करके दूं? आधा कप चाय का। मिस्टर उमर नियाज ये नहीं आवाज आ रही है। बेटा मुझे आप मैसेज कर दें, मुझे मैसेज कर दें, तो मैसेज करें मैं बता देता हूँ। वो सॉरी सर, बेटा मैसेज कर दें मैं। सर सब सेक्शन 7 को दोबारा सर एक मरतबा रिपीट कर दें। सबसेक्शन 7 बेटा ये कहता है कि when any person who has furnished the surety bonds, ठीक है, in the court who is under section 107 और 118, यानी कि मेरे भाई अगर आपने 107 या 151 में आपके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग इनिशिएट हुई थी ना, आपने जमानत दे दी, 107 151 जब आपने किया, आपको कोर्ट ने कहा कि जनाब आपको अरेस्ट कर लिया कोर्ट ने, ठीक है, मगर एसएचओ के पास से एसएचओ ने डिटेन कर लिया, अगर कोर्ट में तो कोर्ट में आ गए। अब आप अपने मचल के देते हो कि जनाब मैं आइंदा क्या नहीं करूंगा, लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा, ठीक है, मैं क्या नहीं करूंगा, लड़ाई झगड़ा दोबारा नहीं करूंगा। अब आप लड़ाई झगड़ा दोबारा करते हो, तो यानी कि आपने वो बेल बॉन्ड जो आपने जमा करवाया था, ठीक है, उसकी बुनियाद पे आपको जो है कन्विक्शन हो जाती है, यानी कि आपने बेल बॉन्ड जमा करवाया लेकिन आपने कंडीशंस वायलेट की और इसकी बुनियाद पे आपको क्या हो जाती है, सजा हो जाती है, जो भी सजा कोर्ट ग्रांट करती है। समझ आ गई बात की? अब आपकी ये जो वायलेशन है अगेंस्ट यू विच हैज, आपने पहले भी की बाद में की, अब कोर्ट ने फैसला भी सुना दिया, वो जजमेंट उसकी सर्टिफाइड कॉपी जो है दैट कैन बी यूज्ड अगेंस्ट यू इन द प्रोसीडिंग एज अ पीस ऑफ एविडेंस। इसका मतलब ये है कि वो जो कन्विक्शन होगी ना ऑन द बेसिस ऑफ वायलेशन ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द बेल बॉन्ड, that can be used against you in the proceeding as a piece of evidence। जी अब आप क्वेश्चन करें मेरे से, अब मैं नेक्स्ट चल रहा हूँ बेटा, ठीक है? अच्छा इसके बाद बेटा नेक्स्ट है बेटा 514A, ठीक है, कि अगर क्या हो जाता है आपका छोटी जो होता है ना, उसकी जो है वो डेथ हो जाती है, या उसको जो बॉन्ड जो है ना वो क्या होता है, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है, या जो उसकी है वो बॉन्ड जो है वो फोरफीट हो जाता है। अब 514A में ये कहता है मतलब छोटी बॉन्ड इज इंसॉल्वेंट, या उसकी जो है डेथ वाक़ हो जाती है, ठीक है, तो याद रखिएगा कोर्ट उसको क्या कहेगी, आपके अक्यूज टू फर्निश द फ्रेश बॉन्ड, यानी कि अगर आप मैं चल रहा था या मेरी मौत आ गई या मैं इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है, यानी कि मैं इस काबिल ही नहीं, ठीक है, या पता चल गया कि ये जो है क्या कर रहा है, धोखा कर रहा है, अंडर सेक्शन 514A, तो कोर्ट उसको क्या कह सकती है कि जनाब आप जो कोर्ट आर्डर पास करेगी ना, जिस पेशा को जितनी डिमांड करेगी, तो फिर अगला बंदा उसके मुताबिक क्या करेगा बेटा, उसी हद तक उसी अंदाज में क्या करेगा, दोबारा जो छोटी बॉन्ड जो है वो अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, ठीक है, ठीक है। उसके बाद उसने लिखा है इसमें नेक्स्ट नीचे आके, इफ देयर हैड बीन डिफॉल्ट इन द कंप्लायंस, ठीक है, यानी कि अगर मजिस्ट्रेट जो क्या कर सकता है, प्रोसीड कर सकता है अगर वो आपके बॉन्ड जमा नहीं करवाता, ठीक है, अगर आपका वो शख्स जिसको कहा जाता है कि जनाब आप
बॉन्ड जमा करवाएं, ठीक है, इन द केस ऑफ डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ द शोटी। अब कोई आप जिसने आपकी जगह पे क्या दी थी बेटा, बेल बॉन्ड जमा करवाए थे, वो क्या हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है। या इंसॉल्वेंट होने के साथ साथ क्या हो जाता है आपका, उसकी जो डेथ हो जाती है, तो कोर्ट क्या करेगी, आपको ऑर्डर करेगी टू फर्निश द फ्रेश शोटी बॉन्ड्स, ठीक है। अगर आप नहीं फर्निश करते, आप उस ऑर्डर की नहीं करते, तो याद रखिएगा कोर्ट क्या कर सकती है, आपके खिलाफ प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकती है। तो बता दी बेटा बात की। अच्छा, इसके बाद है बेटा अच्छा, आप ये खोखर साहब मेरी आवाज सुन रहे हैं आप भी? उमर नियाज खोखर, उमर नियाज खोखर, जरा सामने आओ बेटा। जी सर मैं सुन रहा हूँ सर। जी जरा ये 514 जरा पढ़िएगा ना जी, 514 बी सेक्शन सब के लिए पढ़ के सुनाओ सबको। सर मेरे पास बुक नहीं है। शर्म आ रही है फिर वही चाय पी रहे हो ना जी। जी शेख अली रजा आप पढ़ो 514 बी, छोटी बॉन्ड्स बाय द माइनर, छोटी बॉन्ड बाय द माइनर। ओके सर। ये सब जाग के बैठना, मैं किसी भी पढ़वा सकता हूँ। 514B bounds required from a minor. When the person required by any court or officer to execute a bound is a minor, such court or officer may accept in lieu thereof a bound executed by a surety or sureties only. अब समझ आ गई बेटा बात की कि नहीं है, कि अगर आपका क्या है जी, वो माइनर है, ठीक है, क्या है, माइनर है, तो कोर्ट की डेट डिपेंड्स अपॉन द डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट, के कोर्ट उसकी आपने जाती मुसल के ले ले, ठीक है, या कोर्ट अपनी जगह पे क्या करो, कोई और जगह जो है वो कोई बंदा आपकी जगह पे क्या करवाए, मुसल के जमा करवाए। ये सेक्शन 514 बी। एक तो लाइट चली गई है बेटा, जहां तक चलता रहा, ठीक है, फिर ये ना कहना कि सर भाग गए। अच्छा, इसके बाद है अपील फ्रॉम द रिवीजन ऑफ द ऑर्डर पास बाय द, समझ आ गई। अब याद रखना जितने भी ऑर्डर पास हुए हैं ना, ठीक है, अगर मजिस्ट्रेट ने पास किए हैं तो वो अपीलेबल है। जो भी 514 में प्रोसीडिंग इनिशिएट होती है ना, आपके मुतल्लिका जब्त होता है, दैट इज अपीलेबल। अगर मजिस्ट्रेट ने किया है तो कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है, अगर आपकी कोर्ट ऑफ सेशन ने किया तो फिर हाई कोर्ट, समझ आ गई। और अगर ये कोर्ट ऑफ सेशन के पास है तो उसको रिवाइज भी कर सकती है। ये है 515 सेक्शन, समझ आ गई बता की। उसके बाद है 516 पावर टू डायरेक्ट लेवी ऑफ अमाउंट ऑन द सर्टेन रिकॉग्निजेंस, समझ आ गई बात की। आप इसमें जो लेवी है ना, इसमें इख्तियार आते हैं जस्ट किसके पास, आपकी हाई कोर्ट के पास और कोर्ट ऑफ सेशन के पास, ठीक है। मे डायरेक्ट द लेवी ऑफ अमाउंट